आपके सामने चैप्टर 14 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने स्टार्ट होते हैं। ये आपका अपना चैनल है एमके बूस्टर, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने कीटोहेक्सोज शर्करा का उदाहरण है। जो क्वेश्चन को समझते फिर हम इसका आंसर लेंगे। कीटो का मतलब जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो, कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हो आप, कीटोन बोलते हो। और हेक्सोज का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 6 हो। तो उस शर्करा का हमें उदाहरण लेना ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 होती है, लेकिन क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। राइबोज में कार्बन की संख्या 5 होती है। सुक्रोज में कार्बन की संख्या 12 होती है। फ्रक्टोज में कार्बन की संख्या 6 होती है। देखो ग्लूकोज में जो कार्बन की संख्या 6 होती है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कार्बन की संख्या 6, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होता है, कीटोन। इसका मतलब कीटोहेक्सोज शर्करा का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। हमें कोशिश करेंगे कि केवल हम क्वेश्चन का आंसर ही ना ले, उस क्वेश्चन का पूर्णतः पोस्टमार्टम कर दिया जाए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कीटोहेक्सोज शर्करा का उदाहरण, तो आंसर क्या लिखोगे, फ्रक्टोज। लेकिन यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि एल्डोहेक्सोज, तो इसका राइट आंसर आप क्या लिख के आते, ग्लूकोज। और ये याद करना है कि जो राइबोज शर्करा होती है उसमें कार्बन कितने होते हैं, 5, और इसमें भी क्रियात्मक समूह क्या होता है, आपका एल्डिहाइड होता है। तो कोशिश ये करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन का पूर्णतः पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे सब क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ग्लूकोज को क्या लिखा है, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करने पर बनता है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम क्या बनाते हैं, CHO और CHOH4, लास्ट में CH2OH। और इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल का मतलब Br2 के द्वारा इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो जब ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ये जो एल्डिहाइड समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर आपके सामने प्राप्त होती है। अब सीधी सी बात है कि इस स्ट्रक्चर को ग्लूकोज बोलते हैं जब, और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करने पर बनता है तो ग्लाइकोलिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल, गल्सरिक अम्ल और डी ग्लूकोनिक अम्ल। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि इस रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज में कौन से क्रियात्मक समूह की उपस्थिति कंफर्म होती है, एल्डिहाइड। तो ये याद करें, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करने पर बनता है क्या, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जो ग्लूकोज में कौन से समूह की उपस्थिति को दर्शाता है, एल्डिहाइड को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। तो ऑप्शन बढ़ते हैं, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो देखो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों डाइसैकेराइड होते हैं। तो जो लैक्टोज है आपका वो क्या नहीं होता, वो डाइसैकेराइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ग्लैक्टोज। यहाँ पर अपने को ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि देखो इनमें से डाइसैकेराइड ग्लैक्टोज नहीं है, तो आपके माइंड में बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि डाइसैकेराइड के कितने एग्जाम्पल है, 3, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइसैकेराइड का मतलब जिसका जल अपघटन करने पर कितनी मोनोसैकेराइड इकाई, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ आपको याद होना चाहिए कि सुक्रोज से हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होती है, माल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इकाई प्राप्त होती है, और लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, और माल्टोज से दोनों इकाइयाँ ग्लूकोज की प्राप्त होती है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको अगर इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप मेरे आंसर देने से पहले कमेंट्स में बताइए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का संकरण होता है स्टार्च से, सेल्यूलोज से, ग्लाइकोजन से, माल्टोज से। तो मनुष्य लिखा हुआ मिल जाए या प्राणी बोलते, तो प्राणी या मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पेड़ पौधों में अगर क्वेश्चन आता, पेड़ पौधों में
कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण इकट्ठा होता है तो स्टार्च के रूप में होता है। और सेल्यूलोज के लिए याद कर लेना कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब एक चीज और, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड के। किसके? पॉलीसेकेराइड के। तो मैंने पहले कहा कि एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, हर चीज हमें याद करनी है। तो मनुष्य प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होती है ग्लाइकोजन के रूप में। इस कारण से इस ग्लाइकोजन को हम प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं? प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है? रेमनोज, एसिटिक अम्ल, गैलेक्टोज, राइबोज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा। अब देखो, अगर आप सूत्र जानते हो तो कहीं परेशानी नहीं होने वाली। रेमनोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। गैलेक्टोज C6H12O6, बिल्कुल ग्लूकोज के समान होता है। राइबोज C5H10O5। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एसिटिक अम्ल तो कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। अब देखो, इन तीनों फॉर्मूलों को अगर आप लिखना चाहोगे तो रेमनोज C6, अब H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होने का मतलब आप उसको H2 के रूप में लिख सकते हो। लेकिन इसमें देखो, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन है 5, अर्थात रेमनोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेमनोज। अब चाहे गैलेक्टोज को या राइबोज को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, C6H2O6, इसमें C5H2O5। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमनोज। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, C6H12O6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 आपके सामने, निम्न में से कौन सी अपचायी शर्करा नहीं है? तो आप सभी जानते हो कि जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होते हैं वो अपचायी शर्करा होती है, केवल सुक्रोज को छोड़ के। तो लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये तीनों अपचायी शर्करा है। आपसे पूछा अपचायी शर्करा नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुक्रोज। बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना कि निम्न में से कौन सी अपचायी शर्करा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुक्रोज। और विशेष बात रखना कि लैक्टोज और माल्टोज दोनों डाइसेकेराइड है, लेकिन ये अपचायी शर्करा और सुक्रोज नहीं है, क्योंकि सुक्रोज में जो दोनों मोनोसेकेराइड होते हैं उनका क्रियात्मक समूह बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस चैप्टर के 2 मैंने वन शॉट वीडियो के द्वारा इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवाया। उन दोनों वीडियो का लिंक आपके उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उनको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है? C1, C2, C3 या C5? आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज के 2 रूप बनते हैं। ग्लूकोज के कितने रूप बनते हैं? 2 रूप। एक रूप का नाम है एल्फा और दूसरे रूप का नाम होता है बीटा। तो ग्लूकोज के एल्फा और बीटा रूप में जो अंतर होता है वो C1 कार्बन के कारण होता है, एल्डिहाइड कार्बन के कारण होता है। जो स्ट्रक्चर बनाए यहाँ CHO 1 2 3 4 और यहाँ आता है CH2OH। तो यहाँ पर OH, इससे H OH OH H H OH और H। तो इसके जब एल्फा और बीटा रूप बनाओगे तो इस कार्बन के कारण होता है। तो ये कौन सा कार्बन है? 1 नंबर कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो याद कर लेना, ग्लूकोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C1। हाँ, अगर आपसे यहाँ पर किसके लिए पूछ लिया जाता? फ्रैक्टोज के लिए। तो फ्रैक्टोज में क्रियात्मक समूह कितने नंबर कार्बन पे होता है? 2 पे। तो फ्रैक्टोज में जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो कितने नंबर पे होगा? 2 पे। तो एक क्वेश्चन के साथ हम 2 आंसर याद कर रहे हैं यहाँ पे। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन होगा C1 पे, क्वेश्चन का आंसर हो गया। और फ्रैक्टोज में जो कार्बन होगा वो कितने पे होगा? C2 पे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, जो दूध के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे एक चीज़ याद करा दूँ, कुछ याद करनी है। जैसे फ्रैक्टोज है, इसको हम बोलते हैं फल शर्करा। क्या बोलते हैं? फल
शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है, जो सबसे मीठी होती है। माल्टोज होती है वो अंकुरित अनाज में काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अंकुरित अनाज में कौन सी? माल्टोज। और ग्लूकोज लगभग फलों में होती है, मीठे फलों में होती है। शहद में भी इसकी काफ़ी अधिक मात्रा होती है। और पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो आप सभी जानते हो कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। जितनी भी शर्कराएं होती हैं उन सब में सबसे मीठी शर्करा हम किसको मानते हैं? फ्रक्टोज को मानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो घरों में हम जो शुगर काम में लेते हैं, जो चीनी काम में लेती है, वो कौन सा रूप होता है? सुक्रोज होती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C12H22O11। ये जो हम घरों में जो शुगर या चीनी काम में लेते हैं वो किस रूप में होती है? सुक्रोज के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एल्डोहेक्सोज मोनोसेक्राइड है। अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 बात की थी तो मैंने इसके बारे में बताया था। एल्डो मतलब क्रियात्मक समय एल्डिहाइड और कार्बन की संख्या 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। यहाँ आपको एक विशेष बता दूं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एल्डोपेंटोज कौन सी है, एल्डोपेंटोज, तो याद रखना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोज। और कीटोहेक्सोज तो पता ही फ्रक्टोज होता है। तो एल्डोहेक्सोज मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज। अभी इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग है। चैप्टर 10 के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मैंने वीडियो बना दिया है। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल पे आए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? तो अभी हम यहाँ समझते हैं कि विटामिन को हमने विटामिन कौन कौन से होते हैं अपने सिलेबस में? A, B, C, D, E और K, ये विटामिन के नाम है। तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन B और C कौन से होते हैं? जल में विलेय। शेष जो विटामिन आपका A, D, E और K, ये विटामिन किस में विलेय होते हैं? वसा में। अब यहाँ जो कन्फ्यूजन क्या हो गया, जल में विलेय विटामिन तो अभी मैंने बताया बी और सी होता है। अब बी भी ऑप्शन है और सी भी ऑप्शन है। तो आपको बता दूं कि बी विटामिन होता है वो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, जिसमें B1, B2, B6 और B12 होता है। अब आपका जो B12 है ये जल में विलेय नहीं है, जल में विलेय नहीं है। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा जल में विलेय विटामिन कौन सा है तो आप करोगे बी और सी, लेकिन बी और सी में से भी एक चॉइस करना, तो राइट आंसर इसका हम क्या करेंगे? सी करेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, वहां से मैंने इसको पुटअप किया है। अगर आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अजमेर का मॉडल पेपर अगर आपने हल नहीं किया तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो जल में विलेय विटामिन सी। अब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज, बी और सी मैंने दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में से एक चेंज करना तो विटामिन सी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि विटामिन B12 वो जल में विलेय नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ग्लाइसिन और एलानिन के सहयोग से बने पेप्टाइड आबंधों की संख्या क्या होती है? देखो इसको मैं समझाता हूं फिर समझना, काफी बच्चे कंफ्यूज। देखो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? H2N CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये तो हो गया आपका ग्लाइसिन। अब बात करते हैं एलानिन, तो इसका फॉर्मूला होता है H2N CH, यहाँ CH3 और यहाँ C डबल OH। अब क्या होता है, यहां से OH और यहां से H बाहर चला गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी H2N CH2 C डबल बॉन्ड ONH CH CH3 और C डबल OH, ये स्ट्रक्चर क्लियर होगी। अब यहां से आप एक बात समझो कि ये क्या था आपका? ग्लाइसिन। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ये क्या होता है आपका? एलानिन। अब इन दोनों के बीच में ये जो बंध बना है, इस बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। तो देख लो इसमें कितने बंध बनेंगे? तो सीधी बात है कि 2 अमीनो अम्ल के मिलने से पेप्टाइड बंध कितना बनेगा? 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। लेकिन विशेष बात याद रखनी है, जो उत्पाद बना है उसको बोला जाता है डाइपेप्टाइड।
तो बंध की संख्या तो कितनी होगी, एक, लेकिन जो उत्पाद है उसको हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब होता है वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण अपने शरीर में नहीं होता, उन्हें भोजन के साथ लेने की आवश्यकता होती है। इसको याद करने का तरीका क्या था, टीवी मिल पथ। इसको याद करने का तरीका क्या था, टीवी मिल पथ। तो टी से टिप्टोफिन, वी से वेलिन, तो चारों ऑप्शन में देख लिया वेलिन आ गया। तो निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा हो गया, वेलिन हो गया। क्या हो गया, वेलिन। फिर से बता दूं कि चैप्टर 14 का मैंने वन शॉट वीडियो बनाया है, जिसमें कोशिश की गई कि 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर को समझाया गया है। अगर अभी तक आपने वो क्लास से नहीं लिए तो इसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख कर उसको हल कर सकते हो, समझ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक अर्थात 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करता है। कौन सा बंध स्थायित्व प्रदान करता है, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, स्थिर विद्युत आकर्षण बल या उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन की 4 संरचना पाई जाती है, जिसमें दूसरी और तीसरी संरचना को स्थायित्व कौन सा बंध प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कि प्रोटीन की दूसरी और तीसरी संरचना को स्थायित्व हाइड्रोजन बंध भी देता है, डाइसल्फाइड बंध भी देता है और स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसके अलावा एक बंध और हो गया जिसको हम बोलते हैं वांडर वाल बल, वो भी प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः डाइसैकेराइड का अणुसूत्र होता है। देखो क्वेश्चन काफी इजी है। डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो डाइसैकेराइड के 3 एग्जांपल हम जानते हैं। नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 माल्टोज और नंबर 3 लैक्टोज। तीनों की तीनों डाइसैकेराइड और तीनों का सूत्र एक ही होता है, C12H22O11। अब देख लो ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सामान्यतः डाइसैकेराइड का अणुसूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C12H22O11। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन का जल अपघटन एंजाइम की उपस्थिति में कराने पर प्राप्त होता है। अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। देखो सीधी सी बात है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं, एल्फा अमीनो एसिड के, अल्फा अमीनो एसिड के। तो सीधी सी बात है प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन का जब जल अपघटन करेंगे एंजाइम की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, अमीनो अम्ल। अभी यहाँ पे देखना कि प्रोटीन में लगभग जितने भी प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, और जितने भी अमीनो अम्ल जो अपने सिलेबस में है वो सबके सब कौन से हैं, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल। और किसी भी अमीनो अम्ल की अगर नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर बनानी होती है तो उसका तरीका होता है H2N CHR और COOH। आर का मान चेंज होता जाएगा और अमीनो अम्ल बनते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्षारीय अमीनो अम्ल है। जो क्षारीय अमीनो अम्ल का मतलब क्या हुआ कि वे अमीनो अम्ल जो अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर बनाते हो तो संख्या लिखने का तरीका कहते हैं NH2CHRCOOH। तो ये तो हो गए कार्बोक्सिलिक समूह है और ये समूह हो गया एमीन। तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो प्रकृति दर्शाता है अम्लीय, और NH2 समूह प्रकृति दर्शाता है क्षारीय। वे अमीनो अम्ल जिसमें NH2 समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होती है वो क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और इसका इन चारों में अगर बात करें ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक और इलाइसिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्षारीय अमीनो अम्ल की है तो लाइसिन। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट। बात करें एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण और वसा। तो यहाँ से बात रखना कि जितने भी एंजाइम बने होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसमें भी रखना जितने भी एंजाइम बने होते हैं वो गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका
रेशेदार प्रोटीन और दूसरा होता है गोलिकाकार प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? गोलिकाकार प्रोटीन के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक दूत कहलाते हैं, किसकी बात करें? रासायनिक दूत कहलाते हैं। तो रासायनिक दूत का मतलब जो संदेशवाहक का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं? संदेश वाहक। तो आप सभी जानते हो कि एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल नहीं, ये कार्य कौन करता है? हार्मोन। कौन करता है? हार्मोन। तो देखना रासायनिक दूत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्मोन। ये किसका कार्य करते हैं? संदेश वाहक का कार्य करते हैं। और जितने भी हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो विशेष याद रखना, वो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन की उत्पत्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में हम बात करें, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके मध्य कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन आबंध, पेप्टाइड आबंध, फास्फोरस समूह द्वारा या ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा। तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कौन से बंध के द्वारा? फॉस्फेट समूह के द्वारा जुड़े होते हैं। और इस बंध को हम बोलते हैं, पर्टिकुलर नाम भी बता दो आपको, फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। किसके द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, जिसमें एक शर्करा का 3 नंबर कार्बन दूसरी शर्करा के 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखना न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन से समूह? फॉस्फेट समूह। पर्टिकुलर बंध का नाम की बात करें तो याद करना है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है। पहला ऑप्शन है क्षार शर्करा फॉस्फेट, दूसरा शर्करा क्षार फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट क्षार शर्करा और चौथा क्षार फॉस्फेट शर्करा। क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए और आरएनए होता है, तो इनमें 3 समूह से मिलकर बना होता है, शर्करा से, फॉस्फेट से और क्षार से। तो ध्यान रखना है जो फॉस्फेट समूह होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? फॉस्फेट जो समूह होता है वो केवल किससे जुड़ा होता है? शर्करा से जुड़ता है। किससे जुड़ा होता है? शर्करा से। तो क्रम को देखते हैं, यहाँ फॉस्फेट समूह क्षार से जुड़ा है, ये भी गलत है। यहाँ फॉस्फेट समूह क्षार से जुड़ा शर्करा से, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी ये फॉस्फेट समूह क्षार से जुड़ा है। देखो इसमें देखो फॉस्फेट समूह केवल शर्करा से जुड़ा है। तो न्यूक्लिक अम्ल का सही क्रम आपको ये याद करना है, क्षार शर्करा फॉस्फेट। न्यूक्लिक अम्ल का सही क्रम होगा क्षार शर्करा और फॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर में संश्लेषित करता है। देखो जहाँ जो मानव शरीर में संश्लेषित होता है उनको बोलते हैं हम अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखो अमीनो अम्ल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो हो गया आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, तो ये तो वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता, उन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता, और इनकी संख्या होती है 10। दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल, जिनका संश्लेषण शरीर में हो जाता है और उन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो लगभग कुल कितने मानते हैं? 20। तो 20 में से 10 तो हो गया आवश्यक, तो शेष बच गए अनावश्यक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 10। अगला, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन बनाता है? तो सीधी बात है कि ज्यूटर आयन कौन बनाता है? एमिनो एसिड। ज्यूटर आयन बनाने का गुण किस में पाया जाता है? एमिनो एसिड में। अब जो आंसर ग्लूकोज, एनिलीन, ग्लाइसिन और प्रोक्सबे। देखो ग्लूकोज क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो हो नहीं सकता। एनिलीन, ये एनालीन नहीं लिखा, एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2। हाँ, अगर एलानीन होता तब अमीनो अम्ल मान सकते थे। अब इसके बाद क्या बच्चा आपका? ग्लाइसिन। तो आप सभी जानते हो कि सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है। तो
हमें सीधे पता है कि ज्यूटेराइन कौन बनाता है, अमीनो अम्ल बनाता है, तो इनमें से अमीनो अम्ल कौन सा है, ग्लाइसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, संतरा और आंवला में पाया जाने वाला प्रमुख विटामिन है। जो संतरा और आंवला दोनों के दोनों खट्टे फल है, क्या है, खट्टे फल, और खट्टे फल में कौन सा विटामिन, विटामिन सी पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो संतरा और आंवला में पाए जाने वाला प्रमुख विटामिन कौन है, विटामिन सी। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ याद कर लेना, जो विटामिन डी है वो हड्डियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और प्रश्न आता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आप आंसर लिखोगे याद रखना विटामिन डी। खट्टे फल जैसे संतरा आंवला में तो विटामिन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम अलग से याद करेंगे कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। अगला, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में नहीं होता है। और जो चार लिखे हैं, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। देखो नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं प्यूरिन, दूसरे को बोलते हैं पिरीमिडिन। अब डीएनए की बात करें तो डीएनए में प्यूरिन में तो होता है आपका एडेनिन, और दूसरा होता है प्यूरिन में गुआनिन। अब पिरीमिडिन की बात करें तो एक तो होता है आपका साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन। तो इन चारों के अलावा देखो कौन सा नाम नहीं आया, यूरेसिल नहीं आया। तो निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता आरएनए में नहीं होता है, तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पे, क्या आरएनए में थाइमिन के स्थान पे आपको क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो एडेनिन को ए से, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आए, अभी और भी क्वेश्चन काफ़ी है, तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो है आपको प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शर्करा के किस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति आरएनए व डीएनए में विभेद करती है। अगर आंसर आए तो कमेंट से बता दीजिए। फिर से कह दूँ कि इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाए वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के रूप में बनाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो सके। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेलेक्ट किए गए आपके लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ से आप एक बात समझना कि जो डीएनए में जो शर्करा होती है उसका नाम होता है राइबोज। क्या होता है, राइबोज। और आरएनए में जो शर्करा होती है वो तो हो गई राइबोज। डीएनए में जो शर्करा होती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। काफी स्टूडेंट को पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। अब देखो इसके नाम के आगे क्या लिखा है, डीऑक्सी। तो ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, डी का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलना। तो राइबोज शर्करा से जब एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता तो बनती है डीऑक्सीराइबोज। और इसका अगर आपको पता है डीएनए में जो शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज, इसका पूरा नाम होता है बीटा। ये बीटा होती है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। अर्थात राइबोज शर्करा के 2 नंबर वाला जो कार्बन है उसमें एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जिससे राइबोज शर्करा बनती है। तो याद रखना हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब OH, तो OH से ये H बाहर निकल जाता है। तो याद रखना कि डीएनए और आरएनए में जो अंतर होता है वो केवल 2 नंबर वाले कार्बन होता है। 2 नंबर पर जो कार्बन होता है उसमें जो OH समूह होता है, आरएनए में तो वहाँ OH समूह जुड़ा होता है और डीएनए में केवल वहाँ से O बाहर निकल जाए तो केवल क्या जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेना कि डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका राइट नाम क्या होगा, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, आरबीसी की भूरेपन में वृद्धि, आरबीसी की भूरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों में कमजोरी कौन से विटामिन की कमी से होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए लेकर आया हूं। तो कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं तो सीधी बात है विटामिन के की कमी से क्या नहीं होता है, रक्त का
का नहीं बनता है। और ये आरबीसी के भूरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों में कमजोरी, ये कौन से विटामिन से होगी? विटामिन ई से। तो राइट आंसर विटामिन ई हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब रोगों मसूड़ों से खून आने लगता है और रिकेटस में हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीसी की भूरेपन, मतलब आरबीसी लाल रंग की होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा भूरापन आ जाए, भूरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों में कमजोरी, तो कौन से विटामिन से? विटामिन ई की कमी से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से बात हम कर रहे हैं। तो इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में विशेष फोकस दिया था कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कि इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल, तो इसका राइट आंसर होगा 51। इंसुलिन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 51। अब एक चीज़ और, मैंने उस ऑनलाइन क्लास में आपसे पूछा गया था कि HB हीमोग्लोबिन, HB का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो क्वेश्चन में ध्यान रखना 574। हीमोग्लोबिन में कुल अमीनो अम्ल की संख्या होती है 574। यहाँ एक बात और, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। तो बिल्कुल ये चीज़ें याद कर लेना कि इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल होते हैं, ये एक प्रकार का हार्मोन है और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। अब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदलना बंद हो जाएगा, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जो अपने लिए नुकसानदायक होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में क्रियात्मक समूह होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्कोहल होता है या कीटोन होता है, या उपरोक्त सभी। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको ये सब आंसर समझ में आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह है उपस्थित होते हैं। अब सुना मेरी बात, तो एल्डिहाइड, ये किसकी डेफिनेशन है? कार्बोहाइड्रेट की। तो एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन भी हो गया। अब हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? एल्कोहल होता है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन तीनों क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट में क्रियात्मक समूह, तो एल्डिहाइड और कीटोन तो मुख्य होता है और प्रतिस्थापी के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन तो मुख्य होगा और प्रतिस्थापी के रूप में क्या होता है? आपका एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन, ये काफी अलग क्वेश्चन है आपके लिए कि नर लिंग हार्मोन को कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, पिट्यूटराइन और एंड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रोजन। नर लिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वो इस एंड्रोजन का ही रूप होता है जो नर के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद होना चाहिए कि नर लिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। एग्जाम्पल एस्ट्रोजन। अब आपसे यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि मादा लिंग हार्मोन कौन सा होगा? तो याद कर लेना एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को क्या बोलते हैं? मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का मतलब केवल यही नहीं है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये क्वेश्चन भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के रूप में आते हैं। देखो आपके स्क्रीन के सामने, तो ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से माइंड में क्लियर कर लेना कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का मतलब केवल एब्य वाले क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। इन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को भी हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की श्रेणी में काउंट करते हैं। तो मैंने कुछ पर्सन बना ली जिससे आपकी इजीली प्रैक्टिस हो जाए, और जब पेपर बनाने वाला होता है तो वो उसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकता है। रेगिस्तान की पूर्ति करें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
सेल्यूलोज की। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब देखना, सेल्यूलोज क्या एक पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि सेल्यूलोज की एकलिक इकाई याद कर लेना, बीटा ग्लूकोज। सेल्यूलोज की एकलिक इकाई क्या होती है? ग्लूकोज तो याद है, ग्लूकोज में कौन सा? बीटा ग्लूकोज। तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और क्या ये पॉलीसेकेराइड है? और सेल्यूलोज किसका बोलोगे होता है? बीटा ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में किसका पाचन नहीं होता है? तो यही आंसर होगा बिल्कुल, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। अब इसको आप चाहे तो सेल्यूलोज बोल दो, एक ही बात है। तो सेल्यूलोज के का जो मनुष्य इसका पाचन नहीं कर पाता है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं के यकृत में संग्रहित पॉलीसेकेराइड। देखो, जंतुओं की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं प्राणी, और मनुष्य भी इन्हीं के अंदर आता है। तो मनुष्य में के शरीर में जितनी भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा होती है वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन के रूप में ही संग्रहण होता है। तो बिल्कुल याद होनी चाहिए कि मनुष्य जंतुओं के यकृत में संग्रहित पॉलीसेकेराइड क्या होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। आप जंतु बोल दे, प्राणी बोल दे या मनुष्य बोल दे, कि मनुष्य के शरीर में जो ग्लूकोज ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये भी ग्लूकोज का ही रूप है। अगला, पेप्टाइड बंध का सूत्र लिखिए। जब दो अमीनो अम्ल आपस में जोड़ते हैं तो कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध। तो बिल्कुल एक तो याद होना चाहिए कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्ल से। और अमीनो अम्लों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध। अमीनो अम्लों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध। अब हमें यह पेप्टाइड बंध का सूत्र लिखना है, तो इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं, COONH। ये क्या आपका पेप्टाइड बंध की संरचना है। तो पेप्टाइड बंध का सूत्र मैंने आपको बना दिया, अच्छे से याद होना चाहिए। अगला, ग्लाइसिन एक प्रकाशिक, अगर आता है तो कमेंट्स में आंसर दे दिए। जिन्होंने मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड की है उनको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों को बहुत ईजिली इनको अच्छी तरीके से उनको हल करवाया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिल जाएगी। देखो, ग्लाइसिन के लिए हमने पढ़ा था कि ग्लाइसिन के अंदर जो कार्बन होता है वो असमित प्रकार का नहीं होता है। इस कारण से ग्लाइसिन एक प्रकाशिक असक्रिय अमीनो अम्ल है। प्रकाशिक असक्रिय अमीनो अम्ल का मतलब होता है कि ग्लाइसिन की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा? H2N CH और COOH, ये कंडीशन आ गई। तो इसके कारण इसका कार्बन असमित किरेल कार्बन नहीं है, इस कारण से ये प्रकाशिक ध्रुवणता नहीं दर्शाता है। बाकी जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो सब के सब शेष सभी अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, अर्थात ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। और इसका रीजन है कि उनमें कौन सा कार्बन? किरेल कार्बन, जिसको आप असमित कार्बन भी कहते हो। तो ये हुए इनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसके अलावा मुझे ये लगा कि कुछ कभी कभार जब पेपर बनाने वाला होता है तो एक दो क्वेश्चनों को ऊपर नीचे चेंज भी कर सकता है। तो इसके मैं कुछ अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूँ, और ढंग से अगर आप इनको पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का समावेश इस प्रकार से किया गया है कि अगर इन सभी क्वेश्चनों को जब आप हल करोगे तो आपके चैप्टर का कंप्लीटली रिविजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए डीएनए से संबंधित विधि का क्या नाम है? आपको ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके साथ में नेक्स्ट चैप्टर के भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए वो कमेंट्स जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, कि किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए डीएनए से संबंधित विधि का क्या नाम है? तो आपने एक नाम सुना होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट।
प्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से किसी भी मृतक के शरीर की पहचान की जा सकती है। आजकल तो आप देखते होंगे, सीआईडी देखते होंगे, तो उसमें काफ़ी इसका प्रचलन चलता रहता है। अगला, प्रोटीन के विकृतीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रोटीन के विकृतीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन के भौतिक या रासायनिक गुणों में चेंज किया जाए तो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर जो सफ़ेदी होती है उसका स्कंदन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि अंडे को उबालने पर उसकी सफ़ेदी का स्कंदन होना। अंडे को उबालने पर उसकी सफ़ेदी का स्कंदन होना किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीन के विकृतीकरण का ही एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितने भी अदर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं अपने अपने साथियों को, उन सबको शेयर करें। ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हमने क्या सुना कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, लेकिन हमें ऐसा यौगिक का नाम बताना जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसमें भी अनुपात है। तो इसके एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है और फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3CaOH। तो देखो कार्बन कितने इसमें? 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो हो गया एक एग्जाम्पल। आप चाहो तो इसका और याद कर लेना, लैक्टिक अम्ल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3CaOH। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, हाइड्रोजन 3 4 5 6, ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन। क्लियर हो गए? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 2:1। तो बिल्कुल याद होना चाहिए ये दोनों ऐसे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 2:1, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना। तो आप सभी जानते हो कि अमीनो अम्ल अपने शरीर में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 20। और इन सभी अमीनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अब किसी भी अमीनो अम्ल की अगर सामान्य संरचना की बात करें तो इसको अमीनो अम्ल में एक तो एमिनो समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो एमिनो समूह का मतलब तो हो गया H2N, फिर CH, R का मतलब यहाँ कुछ समूह अलग अलग समूह होंगे, और यहाँ पे COOH। अमीनो अम्ल की सामान्य इस संरचना के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इस समूह को आप क्या बोलते हो? ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ये कौन सा समूह हो गया? एमिनो समूह है। जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। और जो एमिनो समूह होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। निम्न में से निम्न को मोनोसेक्राइड, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। निम्न को मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में वर्गीकृत कीजिए। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। तो देखो मोनोसेक्राइड की बात करें तो राइबोज मोनोसेक्राइड होता है, डीऑक्सीराइबोज भी मोनोसेक्राइड होता है, माल्टोज ये डाइसेक्राइड है, ग्लेक्टोज मोनोसेक्राइड, फ्रैक्टोज मोनोसेक्राइड होते हैं। और ये जो माल्टोज और लेक्टोज है वो क्या हो गए? डाइसेक्राइड। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद करना है। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में पहला एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? राइबोज। फिर अगला 2-डीऑक्सीराइबोज, फिर तीसरा ग्लेक्टोज, चौथा फ्रैक्टोज। ये सब के सब क्या हो गए? मोनोसेक्राइड। इसके अलावा भी अगर आप याद करना चाहो तो एक नाम और याद करना लेना, ग्लूकोज। वो तो सबसे कॉमन जानते हो आप। अब बात करें किसकी? डाइसेकेराइड की। किसकी बात करें? डाइसेकेराइड
डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड की जब हम बात करते हैं तो डाइसेकेराइड की यहाँ पर एक तो हो गया आपका माल्टोज और एक हो गया लैक्टोज। तो डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पे, माल्टोज, एक आपने लिख दिया लैक्टोज, और सबसे फेमस जो डाइसेकेराइड है वो क्या है, सुक्रोज। तो ये 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हो गए। अभी 2 क्वेश्चन आपके लिए शेष बचे हैं जो इनसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, अगर इस चैप्टर से कुछ बड़ा क्वेश्चन बने तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, निम्न में अंतर स्पष्ट करना है। इस चैप्टर में 4 अंतर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभार अगर आए तो। डीएनए और आरएनए, रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन, एमिलोस, एमिलोपेक्टिन, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। फिर से रिपीट कर दूं कि इस चैप्टर से नॉर्मली क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ही पूछे जाएंगे, लेकिन बाई चांस अगर कोई संभावना बने तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। निम्न में अंतर डीएनए आरएनए। अब देखो कि इन क्वेश्चनों की हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा भी नहीं, सबके 2-2 अंतर तो हमें पता होना चाहिए। तो इनको हम यहाँ से लिखते हैं कि सबसे पहले हम बात करें डीएनए और आरएनए में अंतर की। देखो यहाँ सीधा अंतर, जो डीएनए और आरएनए, एक तो अंतर याद करना है कि आरएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, राइबोस। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज। पहला अंतर तो ये हो गया कि डीएनए में जो शर्करा होते हैं डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में शर्करा राइबोज। डीएनए होता है वो डिकुंडलित होता है, अर्थात इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक होती है, और आरएनए होता है वो एक रज्जुक होता है, केवल इसमें एक ही श्रृंखला होती है। तो ये 2 अंतर काफ़ी है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और डिकुंडलित होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और एक रज्जुक होता है। अगला क्वेश्चन, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर। देखो रेशेदार प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होने से रेशे जैसे संरचना प्राप्त होती है। और गोलिकाकार प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। अब देखो बात करें, एक तो अंतर ये होगा, दूसरा जो रेशेदार जो प्रोटीन होती है वो जल में अविलेय होती है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होती है और गोलिकाकार प्रोटीन होती है वो जल में विलय होती है। और भी अगर अंतर लिखना चाहो तो रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक तो एग्जाम्पल होगा क्रिएटिन और मायोसिन, इसके एग्जाम्पल है। और गोलिकाकार प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम नॉर्मली याद कर सकते हैं इंसुलिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एमिलोस और एमिलोपेक्टिन। इसको मैं लिख दो, एक तरफ लिख दो एमिलोस और इधर लिख देते हैं हम एमिलोपेक्टिन। तो एमिलोस होता है, ये दोनों किसके भाग होते हैं, स्टार्च का। तो एमिलोस स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, जबकि एमिलोपेक्टिन है वो स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है। 80 से 85% भाग किसका बनता है, एमिलोपेक्टिन का, और 15 से 20% एमिलोस का। इसके अलावा और दूसरे अंतर की बात करें तो एमिलोस होता है वो जल में घुलनशील होता है, एमिलोस जल में घुलनशील होता है, और एमिलोपेक्टिन जल में अघुलनशील होता है। इसके बाद एमिलोस में जो इकाइयाँ, ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती है, एक ग्लूकोज का C1 कार्बन दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन से बंध बनाता है, और एमिलोपेक्टिन में C1 C4 के साथ C1 C6 भी बंध पाया जाता है। अगला अंतर शॉर्ट में बताया, इनको आप इजीली ऐसे याद कर सकते हो। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या होता है। देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, तो न्यूक्लियोसाइड में केवल आपका नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, जब नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा आपस में मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसके साथ फॉस्फेट समूह जुड़ जाए, अर्थात आपका नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा और प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, अर्थात जिसको हम बोल सकते हैं फॉस्फेट समूह, ये तीनों जब मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो बिल्कुल अंतर इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है आपके लिए, लेकिन इजीली आप समझ जाओगे कि बात करें कि निम्न
विटामिन का रासायनिक नाम व उसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। इस क्वेश्चन को हल करवाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, इसलिए इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर कर दें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मिले वो देख लेना। एक तो इस चैप्टर के मैराथन क्लास के वीडियो, जिसको हम बोलते हैं वन शॉट वीडियो, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 वीडियो हैं। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें कि अदर जो चैप्टर जैसे मैंने चैप्टर नंबर 10 के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करवा दिए, उसका भी वीडियो का लिंक है आपको, वो यहाँ से मिल जाएगा, तो आप इन सभी को देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि निम्न विटामिन का रासायनिक नाम व इसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, C, D, E और K। सदैव की तरह ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन सदैव आपके लिए होता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, पर्सन अच्छा बन जाता है। तो इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग को हल करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9079242041 पर क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज करने से मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को कहाँ तक देखा है और कहाँ तक आपको मेरी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कितना आपको याद है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को हल करके मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। इसी के साथ चैप्टर नंबर 14 जैवाणु वाला कंप्लीट हो गया, और जल्द ही आपके लिए चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12 और 11 इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट्स करना जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।